नमस्कार साथियों। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने 16 महाजनपदों को पढ़ा था, जिसमें मुख्य रूप से दोस्तों हमने मगध साम्राज्य को पढ़ा था, जिसपे दोस्तों 492 ईसा पूर्व में हर्यक वंश के अंतर्गत दोस्तों 3 शासक हुए, मुख्य रूप से बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। इसके बाद दोस्तों जो अंतिम शासक था हर्यक वंश का, वह नागदशक था, जिसे अपदस्थ करके दोस्तों शिशुनाग ने अपदस्थ कर आगे दोस्तों शिशुनाग वंश की नींव डाली। 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की नींव डाली। किसके द्वारा? शिशुनाग के द्वारा। इसने दोस्तों अंतिम शासक हर्यक वंश का जो नागदशक था, इसे अपदस्थ करके डाली थी। ठीक है। जो दोस्तों शिशुनाग है उसका कार्यकाल दोस्तों 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक रहता है। ठीक है। 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक रहता है। कुल मिलाकर शिशुनाग वंश का जो शासनकाल है वह 412 से 344 ईसा पूर्व तक रहता है। ठीक है। शिशुनाग 412 से 394 ईसा पूर्व। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स को जीतकर मगध में मिलाया तथा वज्जियों पर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। दोस्तों जो पाटलिपुत्र है इसकी स्थापना दोस्तों उदयन ने की थी, और दोस्तों उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी भी बनाया था। इसके बाद दोस्तों राजधानी चेंज हो गई थी। जब पाटलिपुत्र के वंशज हुए तब उसके बाद पाटलिपुत्र चेंज हो गई थी। जब शिशुनाग आया तो शिशुनाग ने दोस्तों वैशाली को राजधानी बनाया था। ठीक है। शिशुनाग के राजकाल में वैशाली राजधानी थी। ठीक। शिशुनाग वैशाली के राजा और वहाँ की नगरवधु का पुत्र था, जिसका परित्याग कर दिया गया था। ठीक है। देखा दोस्तों, शिशुनाग का परित्याग कर दिया गया था क्योंकि शिशुनाग एक वैशाली के राजा और वहाँ की नगरवधु का पुत्र था, इसलिए। ठीक। इसने अवंती के शासक अवंतीवर्धन को पराजित किया और अवंती का विलय किया। चूँकि दोस्तों जो अवंती है उसमें दोस्तों वत्स को अवंती में पहले ही चंडप्रद्योत के द्वारा मिला लिया गया था। ठीक है। जो अवंती का शासक था चंडप्रद्योत, इसने दोस्तों वत्स को अवंती में विलय कर लिया था, अवंती में मिला लिया था वत्स को। ठीक है। चंडप्रद्योत वहाँ का शासक था दोस्तों। उसके बाद शिशुनाग जो आया, इसने दोस्तों अवंती पर आक्रमण करके अपने में मगध साम्राज्य में विलय कर लिया। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब वत्स अवंती के विलय के अंतर्गत आ गया था तो दोस्तों वत्स भी साथ में मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। शिशुनाग प्राचीन भारत में जनता द्वारा चुना गया प्रथम ऐतिहासिक शासक था। दोस्तों जो शिशुनाग था, ये शिशुनाग वंश का शासक था प्रथम, इसी ने स्थापना की थी। दोस्तों वैसे भी ये जनता के द्वारा, जो भारत की जनता थी प्राचीन भारत में, तो दोस्तों ये जनता के द्वारा चुना गया पहला शासक है। ठीक है। शिशुनाग। दूसरा दोस्तों शासक है कालाशोक, 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक। कालाशोक 394 से 366 ईसा पूर्व तक। पुराण एवं दिव्यावधान में काकवर्ण नाम मिलता है इसका। काकवर्ण भी इसे दोस्तों कहते हैं, कालाशोक को काकवर्ण भी कहते हैं। इसने पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। दोस्तों जो कालाशोक आया, इसने दोस्तों पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया वैशाली के स्थान पर। इसके शासन के 10वें वर्ष दोस्तों, कालाशोक के शासन के 10वें वर्ष में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है। तो दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में। आगे देखते हैं। हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या महापद्मनंद के द्वारा छुरा भोंककर कर दी गई थी। महापद्मनंद जो है दोस्तों, वह नंद वंश का शासक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। नंद वंश का शासक संस्थापक माना जाता है। इसमें दोस्तों महापद्मनंद ने कालाशोक की हत्या छुरा भोंककर कर दी थी। शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक हुआ दोस्तों, वह नंदीवर्धन या कहें महानंदन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन या महानंदन था। ये दोस्तों शिशुनाग वंश में थोड़े बहुत ही पॉइंट पूछे जाते हैं, सन पूछ लिए जाते हैं, बस ये शिशुनाग वंश इतना ही होता है। ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे नंद वंश। इसके बाद दोस्तों विदेशी आक्रमण व उनका प्रभाव क्या क्या हुआ। ठीक है। विदेशी आक्रमणों को पढ़ेंगे, जिनमें ईरानी, यूनानी, ठीक है, शक, पहलव, कुषाण, ये सभी।
आगे दोस्तों शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश स्थापित हुआ। 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक नंद वंश स्थापित रहा। इस वंश की स्थापना नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद के द्वारा की गई। पुराणों के अनुसार इसे एक शूद्र शासक कहा गया है। दोस्तों जो महापद्मनंद था, पुराणों के अनुसार इसे शूद्र कहा गया है। यह नंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। महापद्मनंद नंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। महाबोधि वंश में इसका नाम उग्रसेन मिलता है। दोस्तों जो महाबोधि वंश है इसमें इसका नाम उग्रसेन मिलता है। महापद्मनंद का नाम उग्रसेन मिलता है। महापद्मनंद ने उत्तर भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। दोस्तों जो महापद्मनंद है यह उत्तर भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। और दोस्तों विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला यह प्रथम सम्राट भी था। दोस्तों विंध्य पर्वत के दक्षिण में अभी तक कोई भी शासक नहीं जा पाया था। जो मगध का सम्राट था दोस्तों महापद्मनंद नंद वंश की तरफ से, इसने दोस्तों विंध्य पर्वत के दक्षिण में भी प्रथम बार विजय पताका फहराई। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक और भार्गव कहा गया है। देखिए दोस्तों जो पुराण हैं नंद वंश के शासकों को पुराण शूद्र मानते हैं, ठीक है। और पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक कहा गया है, अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला। और दूसरा दोस्तों भार्गव कहा गया है, यानी कि परशुराम का अवतार, परशुरामावतार। दोस्तों परशुराम इसलिए कहा गया है भार्गव क्योंकि परशुराम ने भी कई बार क्षत्रियों का नाश किया था। और दोस्तों इसने एक राट, एक छत्र एवं कली के अंश की उपाधि धारण की। जो महापद्मनंद की उपाधियां हैं वह एक राट है, एक छत्र है और कली का अंश भी इसकी उपाधि है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है जो दोस्तों, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि नंद राजा ने कलिंग को जीता। देखिए दोस्तों यहाँ से पता चलता है कि नंद राजा ने कलिंग को जीता। ये दोस्तों महापद्मनंद ही था जो कि कलिंग को जीतने में सफल हुआ। और दोस्तों ये कलिंग से जिनसेन की एक प्रतिमा को भी उठाकर ले गया तथा कलिंग में एक नहर का भी निर्माण करवाया था। दोस्तों ये प्रथम नहर का निर्माण करवाया गया है, ठीक है। जो कलिंग में प्रथम बार नहर का निर्माण करवाया गया है ये हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी मिलती है, जो कि नंद वंश का एक शासक था उसने करवाया था। पाणिनि महापद्मनंद का मित्र था। पाणिनि की दोस्तों अष्टाध्यायी है, ठीक है। अष्टाध्यायी जो है वह पाणिनि की रचना है। पाणिनि महापद्मनंद का मित्र था। ये दोस्तों इसका जन्म गांधार के शालातूर में हुआ था। पाणिनि का जन्म गांधार के शालातूर में हुआ था। महापद्मनंद ने अपने जैन मंत्री कल्पक की सहायता से क्षत्रियों का नाश किया। जो दोस्तों इसका जैन मंत्री था कल्पक, इसकी सहायता से क्षत्रियों का नाश किया था। महापद्मनंद भी जैन अनुयायी था। दूसरा दोस्तों घनानंद है। नंद वंश का जो अंतिम शासक है वह भी घनानंद ही है। इसके शासनकाल में दोस्तों जो सिकंदर था उसने आक्रमण किया था भारत पर, ठीक है। घनानंद महापद्मनंद के पुत्रों में घनानंद सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखकों ने घनानंद को अग्रमीज कहा है। जो यूनानी लेखक हैं वे घनानंद को अग्रमीज कहते हैं। सिकंदर का भारत पर आक्रमण घनानंद के काल में ही हुआ था, ठीक। आगे दोस्तों जो भद्रसाल था घनानंद का यह सेनापति और शकटार एवं राक्षस उसके अमात्य थे। घनानंद का जो सेनापति था वह भद्रसाल था और शकटार एवं राक्षस उसके अमात्य थे। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार घनानंद ने 80 करोड़ की धनराशि गंगा के भीतर एक पर्वत गुफा में छिपा रखी थी। दोस्तों जो नंद वंश था उसके पास अतुल्य संपत्ति थी, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इनकी जितना संपत्ति किसी भी वंश, किसी भी राज्य के पास नहीं था। जैसे कि दीपवंश एवं महावंश ने अपने लेख के अनुसार बताया है कि घनानंद ने 80 करोड़ की धनराशि गंगा के भीतर एक पर्वत गुफा में छिपा रखी थी। और दोस्तों जो टर्नर हैं ये दोस्तों इतिहासकार हैं, इन्होंने महावंश के आधार पर नंद शासकों को लालची बताया है। संगम कवि मामल नूर एवं ह्वेनसोंग
दोस्तों जी ये चीनी यात्री था ह्वेनसांग, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। संगम कवि मामल्लनूर एवं ह्वेनसांग ने भी नंदों की अतुल्य संपत्ति का उल्लेख किया है। कथा सरित सागर के अनुसार नंदों के पास 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थीं। जो कथा सरित सागर है दोस्तों ये भी जिक्र करती है कि नंदों के पास 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थीं। नंद शासकों ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया। दोस्तों जो नंद शासक थे ये जैन धर्मानुयायी माने जाते हैं, जैन धर्म के अनुयायी थे। और दोस्तों जैन नंद वंश में ही वर्ष, उपवर्ष, वारुचि एवं कात्यायन जैसे विद्वान नंद काल में हुए। नंद काल में दोस्तों ऐसे ऐसे विद्वान हुए, वर्ष, उपवर्ष, वारुचि एवं कात्यायन। नंद वंश ने ही सर्वप्रथम वृहत मगध साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों जो पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया है कि मगध पर किन किन शासकों ने शासन किया, जैसे हर्यक वंश ने किया, शिशुनाग वंश ने किया, परंतु जो नंद वंश हुआ दोस्तों इसने वृहत स्तर पर मगध साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है। युद्ध में सर्वप्रथम हाथियों का प्रयोग भी दोस्तों मगध राज्य ने ही किया है। दोस्तों कहीं भी देख लें हाथियों का प्रयोग सर्वप्रथम मगध, जो महाजनपद था मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था, इसने दोस्तों हाथियों का प्रयोग प्रथम बार किया है। नंद वंश के विनाश में जो आजीवक धर्म था दोस्तों इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। नंद वंश का विनाश जो हुआ वह आजीवक धर्म के कारण ही हुआ ऐसा माना जाता है। ठीक है। आजीवक धर्म का संस्थापक कौन था दोस्तों? मक्खलीपुत्र गोशाल। आप लोगों को बताया है, देख लीजिएगा। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों को दोस्तों त्रिमुनि कहा जाता है। कौन कौन से? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये दोस्तों योग के प्रणेता हैं। ठीक है। इन तीनों को त्रिमुनि कहा जाता है। कथा सरित सागर के अनुसार अयोध्या नंदों की छावनी थी। दोस्तों जो कथा सरित सागर है दोस्तों इसमें पहले तो दोस्तों 99 करोड़ की संपत्ति बताई है, 99 करोड़ की स्वर्ण मुद्राएं बताई हैं नंद वंशों के पास। और कथा सरित सागर के अनुसार ही दोस्तों जो अयोध्या था वह नंदों की छावनी थी ऐसा माना जाता है। नंदोपक्रमाणी मानानी मापतौल की एक नई इकाई थी दोस्तों। ये अष्टाध्यायी में वर्णन है। अष्टाध्यायी में वर्णन है कि नंद वंश में दोस्तों नंदोपक्रमाणी मानानी एक नई मापतौल की इकाई थी। कौन सी? नंदोपक्रमाणी मानानी, जिसका जिक्र दोस्तों अष्टाध्यायी में मिला है। अष्टाध्यायी किसकी है दोस्तों? आप लोग बताइएगा। नंदों के 9 शासक हुए दोस्तों और ये हमने सीक्वेंस से लिख दिए हैं। ठीक है। पाणिनि की अष्टाध्यायी हुई है। ठीक है। नंदों के 9 शासक हुए हैं जो कि सीक्वेंस से सीरीज वाइज लिख दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। उग्रसेन दोस्तों जो महापद्मानंद है इसका ही नाम उग्रसेन है। ठीक है। कुल 9 शासक हुए हैं नंद वंश के अंतर्गत। उग्रसेन जो है उसका नाम ही दोस्तों महापद्मानंद है। उग्रसेन, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशंक, दश सिद्धक, कैवर्त और घनानंद, ये दोस्तों अंतिम शासक है। इसी के कार्यकाल में यूनानी आक्रमण हुआ था, किसका? सिकंदर का। उग्रसेन, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशंक, 10 सिद्धक, कैवर्त और घनानंद। इसके बाद दोस्तों हम लोग अब विदेशी आक्रमणों को पढ़ेंगे, कौन कौन से हुए थे देख लेंगे। ठीक है। जैसे ईरानी, यूनानी तमाम आक्रमण हुए थे दोस्तों विदेशी। शक, पहलव, कुषाण।